नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को कल रात सुरक्षित निकाल लिया गया और सुरंग में जिस जगह वे मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे, वहां की पहली तस्वीरें आज सामने आई। मजदूरों को निकालने की सांसें जो थामने वाली तस्वीरें, बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चला, वो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन्हें सुरक्षित रखने और निकालने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसके लिए अमेरिका तक से ऑगर मशीनें मंगवाई गई। तरह तरह के पहाड़ का सीना चीरने की कोशिश हुई। जिन 17 दिनों में मजदूरों को खाना, पानी, ऑक्सीजन तक पहुंचाया गया, उनसे लगातार संपर्क बनाए रखा गया। और आपको बता दें, अंत में रैट माइनिंग का सदियों पुराना तरीका आजमाया गया और मजदूरों ने आखिरी खुदाई ये कामयाब रहे। और जो अस्थायी अस्पताल से आज जो 41 मजदूर हैं वो ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पहुंच गए हैं। यहाँ पर 48 घंटे तक वो रुकेंगे और यहाँ पर उनकी एक तरह से इलाज, जांच, तमाम चीज़ें होंगी। और 17 दिन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिए जाने के बाद सुकून और जश्न का माहौल है। आपको बता दें, देहरादून में इन पूरे बचाव अभियान पर करीब से निगरानी रखने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बचाव अभियान से जुड़े लोगों के लिए रात्रि भोज रखा है। और इसके अलावा ये सीधी तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। जो इगास का पर्व था वो नहीं मनाया गया था क्योंकि 41 मजदूर फंसे हुए थे। तो आज उत्तराखंड में और एक कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो इगास का पर्व मना रहे हैं। इस समय इगास बग्वाल का पर्व है वो आज मनाया जा रहा है उन लोगों के साथ जिन्होंने इनको सुरक्षित मजदूरों को बाहर निकाला। और हम खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं तमाम लोगों से जो फंसे हुए थे, उनके परिवार वाले थे, प्रशासन के तमाम लोग थे, एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने अपने मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला है। और आपको बता दें ये पर्व क्या है, अगर इसके बारे में कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई रहे हैं। इगास बग्वाल क्या है, इसको लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं। ये दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है उत्तराखंड में। एक कथा ये है कि राम ने अयोध्या लौटने की खबर पहाड़ों में देर से पहुंची थी और तब वहां दिवाली मनी, और ये इगास बग्वाल है। दूसरी कथा यह है कि राजा माधो सिंह के बारे में खबर उड़ी कि वो युद्ध में मारे गए हैं और इस खबर के बाद पहाड़ों पर दिवाली नहीं मनी। लेकिन बाद में पता चला कि माधो सिंह तिब्बत से युद्ध जीत कर लौटे हैं, तो फिर देर से दिवाली मनाई गई। तो उत्तराखंड दिवाली से पहले फंसे अपने मजदूरों के लिए अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिवाली वहाँ पर मनाई जा रही है। और 41 मजदूरों की जिंदगियां बचाने के नायक कई हैं, उनमें आर्नल्ड डिक्स का नाम भी शामिल है। डिक्स ने इस महाअभियान में कैसे एक अहम भूमिका निभाई है, देखिए एक रिपोर्ट। उत्तरकाशी की सुरंग में 41 मजदूरों के फंसे हुए 8 दिन बीत गए थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उन्हें निकाला जाए। तब तक सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। फिर इंसानों की जान बचाने वाली इस जंग में एंट्री हुई ऑस्ट्रेलिया के आर्नोल्ड डिक्स की। डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। 12 नवंबर की सुबह सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से 41 मजदूर अंदर फंस गए। उसके 8 दिन बाद 20 नवंबर को डिक्स सुरंग वाली जगह पर पहुंचे। वहां जाकर डिक्स ने 3 काम किए। पहला, सुरंग में फंसे मजदूरों को पॉजिटिव रहने का हौसला दिया। दूसरा, सुरंग का चारों तरफ से मुआयना करके ये समझा कि कहां से उन्हें निकालने का रास्ता खुल सकता है। और तीसरा, उसके बाद लगातार वहां काम करने वाले मजदूरों के संपर्क में रहे। My honor to help all the parents out there getting their children home
इस बचाव अभियान में शामिल होना अच्छा अनुभव था। बिना किसी को नुकसान पहुंचे सभी 41 लोगों को बचा लिया गया। हम एकदम शांत थे, हमें पता था कि हमें क्या करना है। हमने एक बेहतरीन टीम के रूप में काम किया। इंडिया के बेहतरीन इंजीनियर्स, सेना, सभी ने कमाल का काम किया। इस बचाव अभियान में शामिल होना एक आनंद का अनुभव रहा। All the agencies, the federal authority, the state, all the people, it was just a joy to be a part of this successful mission, just one part. रैट होल माइनिंग करने वाले मजदूरों के हुनर और आर्नोल्ड डिक्स की रणनीति का नतीजा ये निकला कि 17वें दिन सभी के सभी 41 मजदूर सुरंग से बाहर निकल गए। डिक्स ने भारतीय परंपरा और संस्कृति का सम्मान करते हुए सुरंग स्थल पर बने मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी किया। You've got people inside the mountain feeling good? Yeah. You've got me outside the सुरंग के mountain अंदर लोग थे, लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब हमें नहीं पता कि आगे क्या क्या होगा, लेकिन पहाड़ हमें नम्रता सिखाते हैं। 41 लोग बगैर चोट लगे घर आ गए, ये अच्छी बात है। Absolutely. 41 men home safe, no one injured. अब आप एक नजर आर्नोल्ड डिक्स की शख्सियत पर डाल लीजिए। प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स भूमिगत परिवहन के बुनियादी ढांचे में विशेषज्ञ हैं। डिक्स अंडरग्राउंड सुरंग बनाने में दुनिया के टॉप विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। अंडरग्राउंड निर्माण को लेकर दिक्कतों और जोखिमों से कैसे निपटा जाता है, इसमें उन्हें महारत हासिल है। उन्हें इंजीनियरिंग, भूविज्ञान, कानून और रिस्क मैनेजमेंट का पूरा ज्ञान है। 3 दशक से अपनी विशेषज्ञता का लोहा मनवा रहे डिक्स को उनके उम्दा काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं। कोलकाता में आज राजनीतिक हलचलों का दौर रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। उधर ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई, इस मांग के साथ कि केंद्र ने जो फंड रोका है उसे रिलीज किया जाए। मैं दीदी को कहकर जाता हूं, हम भाजपा वाले हैं, हमारा कार्यकर्ता हमारा भाई से बढ़कर होता है, भाई से बढ़कर होता है। दीदी, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है देश भर का और पूरे बंगाल का एक एक कार्यकर्ता इसका बदला लेने के लिए तैयार है। 2026 में जब चुनाव होगा तब मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से राजनीतिक हत्या का वोट देकर बदला दिया जाता है। अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। अमित शाह के निशाने पर टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहीं। लोकसभा चुनावों में अमित शाह ने बंगाल से 25 सीटों का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, 2026 विधानसभा चुनावों में 2/3 बहुमत की बात की। टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इतने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं कि संसद की पवित्रता को भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने समाप्त कर दिया। भेंटे लेकर, सौगादे लेकर सवाल पूछने वाले सांसद और वो पार्टी बंगाल और भारत का भला कर सकती है क्या? बंगाल का विकास मोदी जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल का विकास है। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी को विकास करने के लिए अनुकूल भूमि तैयार करे। ममता बनर्जी मोदी जी को विकास नहीं करने देती है। उधर अमित शाह के भाषण के फौरन बाद ममता धरने पर बैठ गईं। टीएमसी ने कहा, केंद्र पहले बंगाल का बकाया दे। আমাকে অমিত শাহ দেখিয়ে নরেন্দ্র মোদী দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। আর যারা সারা জীবন লুট করেছে, তৃণমূল কংগ্রেসের টাকায় লুট ডাকাতি করে নিজেরাই দলটার বদনাম করেছে, সেই গদ্দারদের আমাদের কেউ ভয় পায় না, তৃণমূলেও ভয় পায় না। 2024 की चुनाव तो आने वाले हैं, लेकिन 2026 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और
जो नेता का बयान है और बाकी विधायकों का धरना और स्लोगन है, उससे देखकर एक चीज़ पता चलता है, 2024 और 2026 में पश्चिम बंगाल के चुनाव में जमकर लड़ाई होगी बीजेपी और टीएमसी के बीच में। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली सरकार को आज बड़ा झटका लगा और केंद्र को जीत हासिल हुई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार को सेवा विस्तार मिल गया और आपको बता दें केंद्र के 6 महीने के सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। दिल्ली सरकार ने नरेश कुमार के सेवा विस्तार का विरोध किया था। गुरुवार को रिटायर होने वाले नरेश कुमार हैं और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केंद्र के पास दिल्ली में मुख्य सचिव की नियुक्ति का अधिकार है। मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार मिल सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से राज्य के उप मुख्यमंत्री को राहत मिली है। आय से अधिक मामले में उनके खिलाफ चल रही जांच रोक दी गई है। कर्नाटक सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश वापस लेने का फैसला किया था। कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को मानते हुए सीबीआई जांच रोक दी। राज्य सरकार जांच कर्नाटक पुलिस या लोकायुक्त से करवाना चाहती है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की नजर थी। उन्होंने तकरीबन 75 करोड़ रुपए के आय से अधिक मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को इजाजत देने के येदियुरप्पा सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसी बीच पिछले हफ्ते सिद्धरामैया सरकार की कैबिनेट ने सीबीआई से जांच वापस लेने का फैसला किया। हाईकोर्ट ने नियमों के तहत इसे मान लिया। डीके शिवकुमार ने हाईकोर्ट के फैसले पर फौरन ट्वीट किया, मेरे खिलाफ सीबीआई जांच रद्द करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखने के लिए उच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, न कभी करूंगा। कोर्ट का जो भी आदेश हो मैं उसको मानूंगा। सीबीआई कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती दे सकती है। सीबीआई ने हाल ही में हाईकोर्ट को बताया था कि डीके शिवकुमार के आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच 90% पूरी हो चुकी है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर यानी जनवरी तक जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया था। येदियुरप्पा सरकार ने 2019 में सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे। डीके शिवकुमार का कहना था कि नियमों को ताक पर रखकर बीजेपी सरकार ने उनके खिलाफ ये कदम उठाया था। डीके शिवकुमार के आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने अदालत को बताया था कि वो 90% जांच पूरी कर चुकी है और चार्जशीट दाखिल करने वाली है। लेकिन ठीक इसी बीच अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को वापस ले लिया। ऐसे में अगर सीबीआई कर्नाटक सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती देती है तो फिर अदालत के फैसले पर यह निर्भर होगा कि जांच कौन सी एजेंसी करेगी। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के बाद चीन में एक नई बीमारी पांव पसारती दिखाई दे रही है। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग निमोनिया की तरह की एक नई बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, जिसमें चीन में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। हालांकि इस नई बीमारी का कोरोना से कुछ लेना देना है या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। चीन में इस बीमारी के फैलने के बाद भारत सरकार भी एहतियातन अलर्ट बरत रही है। उधर बारिश के बाद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 जो ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम है उसकी पाबंदियों को हटा लिया गया है। अब दिल्ली में ग्रैप 2 के नियम लागू होंगे। CAQM ने कल शाम को बैठक के बाद ये फैसला लिया। ग्रैप 3 के हटने के बाद से जिन लोगों के पास BS3 पेट्रोल
और BS4 डीजल कार है वो भी दिल्ली NCR में एंट्री ले सकेंगे। ग्रैब 3 हटने के बाद से इन गाड़ियों पर लगी रोक हट गई है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर लगी रोक भी हट गई है। हालांकि ग्रैब 2 के तहत डीजल जनरेटर के इस्तेमाल और बढ़ी हुई पार्किंग फीस जैसी पाबंदियां जारी रहेंगी। और बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा की शादी हो रही है। उनकी दुल्हन का नाम लिन राजश्राम है। आज शादी की रस्में मणिपुर की राजधानी इम्फाल में पूरी की जा रही हैं। रणदीप हुड्डा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि नियति के साथ एक तारीख 29/11/2023 महाभारत से प्रेरणा लेते हुए अर्जुन ने मणिपुरी योद्धा राजकुमारी चित्रांगदा से शादी की थी। हम अपने परिवार दोस्तों के आशीर्वाद से शादी कर रहे हैं। और ये आप तस्वीरें इम्फाल से देख रहे हैं। पारंपरिक मैती शादी वहाँ पर इस तरह होती है।